गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। तो चलिए, क्लास 8 का विज्ञान है आप लोग का चैप्टर 17। चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, तो देखिए किशोरावस्था है क्या। किशोरावस्था का मतलब क्या है भैया, शारीरिक बनावट में आप चेंजिंग देखिएगा, शारीरिक वृद्धि होगा या वृद्धि में डेवलपमेंट, वृद्धि देखिएगा आप लोग, और साथ ही साथ आप विकास भी देखिएगा उसमें। यानी भैया तीनों आयाम आपको उसमें देखने के लिए मिलता है। किसमें? किशोरावस्था में। शारीरिक गतिविधि से, है ना, वृद्धि से, और साथ ही साथ किससे? विकास से। तीनों चीज में परिवर्तन आप देखते हैं तो भैया वो किस रूप में देख लेते हैं आप लोग? किशोरावस्था में, है ना। यानी किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाएं जो भी हैं, ठीक है, उसके शारीरिक बनावट में परिवर्तन, वृद्धि एवं विकास का क्या है? परिमाण है। क्या है ये? परिमाण है आपका क्या चीज? किशोरावस्था। इन तीनों चीज का परिमाण है आपका किशोरावस्था। और मनुष्य में 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु में तीव्र गति से विकास एवं वृद्धि होती है। ठीक है, जो आपकी उम्र है, यानी भैया 10 तक आप जैसे थे वैसे कैसे भी करके वृद्धि और विकास जो भी आपने किया, जब आप 11 साल से ऊपर बढ़ते हैं तो 11 साल से 19 साल के बीच में आपके हर चीज में अंतर आना शुरू हो जाता है। आपकी सोच में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में, यानी हर तरीके से आप कुछ नया करना शुरू कर देते हैं। यानी यही आपकी किशोरावस्था की ओर आपको लेके जा रहा है कि भैया अब आप मतलब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी किशोरावस्था में आपका कदम रखा गया है। 11 वर्ष के बाद आप किशोरावस्था में क्या करते हैं? कदम रख देते हैं। ठीक है, और इसी समय में आपका जितना भी है शारीरिक विकास हो या वृद्धि हो, विकास हो, ये सब किस गति में होते हैं? तीव्र गति से आपके होते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। ठीक है, उसके बाद है, देखिए मनुष्य का जो जीवन काल है मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरता है। हम लोग का जो जीवन काल है, ठीक है, जितने भी धरती पे है मनुष्य, उन सभी का जीवन काल 4 अवस्थाओं से गुजरता है। तो देखिए शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 5 वर्ष तक उसकी कौन सी अवस्था चलती है? शैशवावस्था। यानी वो बच्चा किस अवस्था में है? शैशवावस्था में। और 6 से 11 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है? बाल्यावस्था, यानी अब वो बालक के रूप में हो गया, यानी बाल्यावस्था हो गई उसकी। उसके बाद 11 से 12 वर्ष से लेकर आपका 18 से 19 वर्ष तक आपका किसमें देखा जाता है उस बच्चे को? किशोरावस्था में। यानी वह बच्चा किस रूप में देखा जाता है? किशोरावस्था में। और इसमें जो है जनन परिपक्वता आ जाती है, यानी भैया माँ बाप बनने की क्या हो जाती है? क्रिया आनी शुरू हो जाती है। यानी भाई वो सक्षम हो जाता है कि अब वो जनन के लिए परिपक्व है। और इसी अवस्था में मनुष्य जो होता है प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। आपकी यही अवस्था है जिसमें आप प्रजनन की अवस्था योग्यता को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, यानी जनन क्रिया। इतना तो आपको समझ में आता होगा, है ना। इस चीज को आप इस किशोरावस्था में प्राप्त कर लेते हैं। और इसको ऐसे भी एक और एज कहा जाता है, गोल्डन एज आपका यही है। क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, सभी बच्चों का एक हीरो होता है। जैसे फिल्म उलिम हो गया तो अपने किसी को ना, मतलब किसी भी हीरो को अपना हीरो मान लेता है, उसके जैसे एक्टिंग करना शुरू कर देता है, उसके जैसे चलना फिरना, यानी हर चीज करना शुरू होता है। इस वजह से किशोरावस्था को अगर देखा जाए तो गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसमें बहुत प्रकार प्रकार के और तरह तरह के सिस्टम देखे जाते हैं, हर बच्चे में अलग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। उसके बाद आपका आता है प्रौढ़ावस्था। अब किशोरावस्था में जब आप बढ़ गए, किशोरावस्था के बाद जो आपके अगली अवस्था है वो आपकी कौन सी हो जाती है? प्रौढ़ावस्था। यानी किशोरावस्था के बाद की अवस्था आपकी क्या हो जाएगी? प्रौढ़ावस्था में आप आ गए। ठीक है, किशोरावस्था में देखिए किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। किशोरावस्था में यानी किशोर यानी लड़के एवं लड़कियों को टीन एजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और यह अवस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रमण काल कहलाता है। इस बीच में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अंतर देखने के लिए मिलते हैं। गलत चीज भी सीखता है बच्चा और मतलब अच्छा चीज भी तुरंत सीखता है। और इस एज में ना, खासकर किशोरावस्था में नेगेटिव चीज में ज्यादा बच्चा जाता है, पॉजिटिव में कम जाता है और नेगेटिव में ज्यादा जाता है। और कुछ अब देखिए कुछ सिस्टम होता है, जैसे माहौल का भी प्रभाव होता है कि बच्चा पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव उसके दिमाग में नहीं है। अब भैया माहौल जैसा मिलेगा बच्चा उसी तरह से डेवलपमेंट करेगा, उसी तरह से उसकी बुद्धि चलेगी, उसी तरीके से उसका विकास जाएगा। तो सबसे बड़ा है समाज का सिस्टम, है ना, जहां आप रह रहे हैं जिस क्षेत्र में, वहां का सिस्टम कैसा है और संस्कार आप लोग का क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ना किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच ये जो काल होता है आपका, ये कैसा काल होता है? संक्रमण काल होता है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पूर्व ही आरंभ हो जाता है।
अगर देखिए लड़कों की बात करें, अगर 11 वर्ष से लड़कों का किशोरावस्था शुरू हो रहा है, तो लड़कियों में 1 से 2 साल पहले से ही उन लोग का किशोरावस्था आना शुरू हो जाता है। मतलब किशोर से पहले, यानी लड़कों से पहले लड़कियों के अंदर किशोरावस्था आना जल्दी शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस अवस्था को यौवना आरंभ भी कहा जाता है, ठीक है। यानी भैया यौवन का आरंभ, यही आपका क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था कीजिए या यौवना आरंभ, है ना, यौवन का आरंभ कहिए या टीनेजर्स कहिए, गोल्डन एज कहिए, सब इसी में, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट आपका किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। अगर आप देखिएगा किशोरावस्था में बहुत से परिवर्तन होते हैं, हर चीज जो आपकी किताब में, हर टॉपिक पे उस पर चर्चा होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपके लंबाई में, सही बात है, किशोरावस्था में अगर आपको सबसे पहले फर्क नजर आएगा तो भैया लंबाई में आएगा। भाई पहले उसका हाइट क्या था, अब क्या हो गया, है ना। तो सबसे ज्यादा फर्क आने वाला आपका किसमें है, लंबाई में। आप इसको देख के बताइएगा भाई बच्चा जवान हो गया, है ना, बच्चा अब टीनेजर्स में आ गया। तो देखिए इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है। और क्या बताया मैं, तो ये जो काल होता है आपका, इसमें शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास तीनों चीज बहुत तीव्र होती है। तो देखिए इस दौरान शरीर की हड्डियों का क्या है, तेजी से वृद्धि हो रही है, और जिसके कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं। हाथ पैर की हड्डी का बढ़ना भी तनिक तीव्र गति में हो जाता है, और बच्चा कैसा होता है, लंबा होता है। अब इसमें एक और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे क्या था आपका पॉइंट, तो लंबाई के बारे में बात हो रहा था। तो किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ संतुलित आहार भी लंबाई को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी देखिए अगर आपके माता मान लीजिए लंबी हैं, पिता थोड़े से छोटे हैं, नॉर्मल हाइट के हैं, तो हो सकता है अनुवांशिक के कारण आप लंबे हो सकते हैं, या आप पापा के हिसाब से आ सकते हैं छोटे हाइट में। तो अनुवांशिक का बहुत प्रभाव भी पड़ता है इस पे, आपके माता पिता के अनुसार कि भैया आपकी लंबाई कैसी होगी, ठीक है। अब बहुत में ये देखा जाता है माँ बाप दोनों लंबे, बेटा भुट्टा हो जाता है ना। तो सब चीज मेंटेन करता है आपका अनुवांशिक पर, और साथ ही साथ आपका संतुलित आहार कैसा है, ये ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि खान पान भी लंबाई को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए दूसरे की बात करते हैं आपकी, तो शारीरिक बनावट की, ठीक है। तो किशोरावस्था में आपका भैया लंबाई में तो आपने देख लिया कैसे अंतर होता है ना। उसके बाद आपकी शारीरिक बनावट में भी आपको अंतर देखने के लिए मिलता है। देखिए क्या अंतर है, देखिए इसमें जो होता है कंधा जो होता है आप लोग का, वो फैल कर क्या हो जाता है, चौड़ा होना शुरू हो जाता है, भाई हीरो की तरह लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसमें लड़कों का सीना क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कमर के नीचे का जो भाग होता है वहां की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियां गठीली हो जाती है। अब लड़की और लड़कों, ठीक है, लड़कों में क्या होता है, मांसपेशी जो होती है उनकी शरीर की, वो ताकतवर मतलब टाइट होना शुरू हो जाता है, गठीली होना शुरू हो जाता है, पर लड़कियों के अंदर ये कम होता है, ठीक है। लड़कों में थोड़ा ज्यादा होता है और लड़कियों में ये चीज देखने के लिए कम मिलता है। और लड़कों के चेहरे पर मूंछ तथा दाढ़ी निकल आती है कि नहीं, क्या लड़कियों को आती है, नहीं आती है, ठीक है। दोनों में नाभि के नीचे, दोनों के, ठीक है, दोनों के नाभि के नीचे, जांघ के ऊपर तथा कांख में बाल निकल आते हैं, ये तो आपने देखा ही है। इसका मतलब भैया ये अगर आपको आ रहा है तो आप किस एज में जा रहे हैं, किशोरावस्था में आप आ चुके हैं। लड़कों के सीने में तथा शरीर में त्वचा पर भी बाल निकल आते हैं। लड़कों के तो सीने पे बाल आना ही आना, ठीक है। और इसका कुछ फंडा भी कहा जाता है कि सीने पे बाल रहता है तो दयालु होता है वो, ठीक है। अब पता नहीं सही है कितना गलत है, ठीक है। तो देखिए लड़कों के सीने पे और त्वचा पे क्या हो जाता है, बाल आना शुरू हो जाता है। और लड़कियों के स्तन, इसका उभार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। अब जो लड़कियों का स्तन है, जो उनका ब्रेस्ट है, छाती है, उन पे क्या होता है, उभार आना शुरू हो जाता है, मतलब वो दिखना स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका स्वर में तो अंतर आता ही है। अब देखिए लड़कों की आवाज कैसी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, और तथा लड़कियों की आवाज क्या हो जाती है, मधुर हो जाती है पहले से, है ना। कर्कश यानी भारी होना शुरू हो जाता है, और लड़कियों की जो आवाज होती है वो पहले से मधुर हो जाती है ना। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा आपका इसलिए होता है कि किशोरावस्था में जो आपका स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र यानी ये क्या होता है, विकसित होकर बड़ा हो जाता है। आपका जो स्वर यंत्र है हमारा, वो क्या हो जाता है, बड़ा होके मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। और स्वर यंत्र लड़कों के गलों के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। जो लड़के होते हैं, देखिए यहाँ पे होता है कंठमणि, इसको कहते हैं, ठीक है।
ये जो स्वर यंत्र होता है आपका, ये लड़कों में साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इसी उभार को एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ठीक है, एडम्स एप्पल यानी कंठमणि भी कहा जाता है। पर ये लड़कियों के अंदर लड़कों की अपेक्षा क्या होती है, कम उभार आता है और कम वृद्धि करता है, जिसके कारण लड़कियों में ये चीज आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। लड़कियों का जो स्वर होता है वो कैसा होता है, उच्च तारत्व यानी थोड़ा तीखा तरह का, ठीक है। और जबकि लड़कों का स्वर जो होता है वो गहरा होता है एकदम, है ना, आवाज कैसा हो जाता है, गहरा हो जाता है। उनका तारत्व, और लड़कियों का तारत्व होता है, लड़कों का गहरा हो जाता है। चलिए उसके बाद चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो किशोरावस्था में आपके परिवर्तन को दिखाते हैं, वो आपके होते हैं बाबू संवेद एवं तेल ग्रंथियों तथा जनानांगों में, ठीक है। संवेद एवं तेल ग्रंथियों में तथा जनान अंगों में आपको फर्क दिखाई पड़ता है। देखिए इसमें जो होता है संवेद ग्रंथि तथा तेलीय ग्रंथि की सक्रियता इसमें जो होती है बढ़ जाती है। तेलीय ग्रंथि और संवेदनशील यानी किस संवेदन समझ रहे हैं, अभी आप खड़े हैं, कोई पीछे से आके छू, आपका शरीर तुरंत हटा के में रिएक्ट करेगा, है ना। तो संवेदनशीलता की भी इसमें इस अवस्था में इस चीज की बढ़ोतरी होती है, जिस कारण चेहरे पर जो आपके तेलीय ग्रंथि है ना, इसके कारण चेहरे पर फुंसियां आ जाती हैं, कील और मुहासे निकल आते हैं। आप देखे नहीं आते, बहुत को आ जाते हैं, 80% से 70% को आना ही आना है जब आप किशोरावस्था में आते हैं, क्योंकि तेलीय ग्रंथि और संवेद ग्रंथि दोनों का भैया वृद्धि होना शुरू हो जाता है। और मुहासों के सूखने पर, अब वो जो मुहासे निकल गए है ना, मुहासे जो निकल गए जिसको आप लोग पिंपल्स कहते हैं, जो आप लोग के टीवी पे ऐड भी आता होगा, हिमालय नीम फेस वॉश, दीदी ये क्या भाई पहला पिंपल, फेस वॉश लगाओ पिंपल साफ, ऐसा होने लग जाए तो फिर कितना क्या हो जाए, ठीक है। तो मुहासे क्या होते हैं, वो जो मुहासे जो आपके आ जाते हैं वो सूखने लग जाते हैं, ठीक है, और काले काले दाग चेहरे पे दिखाई देना लगता है। देखिए मुहासे का अगर देखा जाए ना तो ये आपका किशोरावस्था में ऐसे भी देखने के लिए मिलता है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। आराम से आपका खान पान बढ़िया होना चाहिए, हरी सब्जी, साग सब्जी, और स्किन पे ध्यान दीजिए, साफ कपड़ा पहने, साफ चीज इस्तेमाल कीजिए, तो इस सब की समस्या आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, होता है, पर इस पे ज्यादा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये ज्यादा बढ़ेगा, है ना। और इस पे अगर ध्यान हटा दीजिएगा तो कुछ दिन में खुद ब खुद हट जाएगा। नहीं कहता जैसे कोई आदमी किसी को चिटकाता है ना, किसी को खिजलाता है, अगर वो चिटकना ही छोड़ दे तो भैया चिटकाने वाला खुद ब खुद उसको टोकना ही छोड़ देगा। ठीक उसी तरह ये भी है, कील मुहासे भी, इनको जितना छेड़िएगा ये आपके साथ उतना ही मजे लेंगे, छेड़ना छोड़ दीजिए, अपने आप ये स्वाहा हो जाएंगे, ठीक है। बस खान पान का सही ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, बाहर का चीज मत खाइए, तो ये आपको थोड़ा कम परेशान करेंगे, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं हम। चलिए मुहासों के बाद देखिए, अगर किन्हीं को मुहासों का दिक्कत है, ठीक है, तो उसके लिए फेस पर ना कोई क्रीम का अप्लाई कीजिए, ना कोई सोप का, साबुन का इस्तेमाल कीजिए। सप्ते में हो सके तो दो या 3 बार नीम लीजिए, तुलसी पर वाला नीम लीजिएगा, जो कि आपके नीम का पेड़ अगर आसपास हो तो अति उत्तम, पेस्टर वाला नहीं, मतलब ओरिजिनल नीम वाला जो नया पत्ता जन्मा हो उसको लीजिए, उसको पीसिए और मुंह पर कम से कम आधे घंटे तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद साफ पानी से धो लीजिए। आप इसको महीने में, सप्ते में अगर 2 बार भी करते हैं तो आप खुद देखिएगा मुहासे आपके खुद ब खुद चले जाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पे 100 सर्च मारिएगा, आपको 100 बात मिलेगी, 100 चीज कीजिएगा, होगा कुछ नहीं। सबसे बढ़िया है इस चीज को इस्तेमाल कीजिए, फर्क आपको खुद पता चलेगा। फर्क मिले तो जरूर आके सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था के अंत तक मानव जनन अंग जो होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। विकसित के साथ साथ परिपक्व हो जाते हैं जो मानव जनन अंग है, ठीक है। और लड़कों में शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है। लड़कों के अंदर शुक्राणु बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जो स्वप्न दोष के रूप में परिलक्षित होता है, जिसे लड़के लोग समझ पाते हैं, मतलब देख पाते हैं कि भैया अब नाइटफॉल हो रहा है, यानी स्वप्न दोष हो रहा है, इसका मतलब शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो गया। बहुत बच्चे के अंदर क्या खासियत है, वो स्वप्न दोष को बीमारी समझना शुरू कर देते हैं। भैया नाइटफॉल हो रहा है, रात में सोए हुए हैं और कुछ गीला गीला सा हो गया, भाई ये स्वप्न दोष हो गया, नाइटफॉल हो गया। बहुत सारे टीवी में ऐड, यूट्यूब पे कहीं कहीं जाके बहुत सारा चीज देखते रहता है, माइंड उनका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। मानसिक रोग वो सब अपना लेते हैं, ठीक है, जबकि ये कोई रोग नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कोई रोग नहीं है, ये आपके अंदर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। तो शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो परिलक्षित कर रहा है, यानी आपको बता रहा है कि आपके अंदर शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो गया है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई हमको नाइटफॉल हो रहा है।
इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये शारीरिक संवेदना है, ये आपको होगा फिर खत्म है। हाँ, अब कुछ लक्षण होता है, कुछ बहुत सारे चीज हैं जिन पे चर्चा मैं नहीं करूंगा, ठीक है, उनके कारण भी ये चीज हो जाता है। मानसिक रोग है, वैसे कोई रोग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बस दिमाग से इस चीज को हटा के रखिए। ये आपके शुक्राणु निर्माण हो रहा है, तो भैया ये आपको बताने के लिए परिलक्षित करता है कि भैया नाइटफॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। और किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर, जो उनके अंदर अंडाशय होता है वो परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगती है, और क्या होता है, ऋतुस्राव प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। और लड़की जैसे लड़कों के अंदर भैया जब वो यौवना आरंभ यानी किशोरावस्था में कदम रखते हैं, तो उनमें क्या होता है, शुक्राणु का जैसे ही यानी जनन अंगों का निर्माण हुआ तो शुक्राणु का निर्माण होगा, और शुक्राणु का निर्माण होगा, उस चीज को बताने के लिए शरीर क्या करता है भैया, नाइटफॉल के जरिए उसको सचेत करता है। ठीक उसी तरह लड़कियों में भी जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनके अंदर क्या होता है भैया, ऋतुस्राव होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण अब भाई वो किशोरियां यानी बड़ी हो गई, यानी यौवन में उन्होंने क्या कर दिया, अपना कदम रख दिया, ठीक है। चलिए अगला है 5वां पॉइंट, मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास, ठीक है, मानसिक और संवेदनात्मक विकास पे चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सचेत और चिंतनशील और स्वतंत्र हो जाता है। यानी पहले की अपेक्षा अब बाल्यावस्था में जो था वो, उससे अब क्या होता है, अब थोड़ा सा तेज हो जाता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है, यानी सोच समझ के फैसला करता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसमें व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सचेत हो जाता है और चिंतनशील और साथ ही साथ स्वतंत्र हो जाता है, और हमें जो है सब ये है, दुनिया में और कोई नहीं, मतलब अपने आप को वो क्या नहीं समझता है, ठीक है, स्वतंत्र हो जाता है। जैसे समझिए आप लोग, इनके सोचने के तरीके बदल जाते हैं, ठीक है, इनके तरीके में बदलाव हो जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, और यह सब बदलाव व्यक्ति के मानसिक विकास का सूचक है। जखने आपका दिमाग, पहले मान लीजिए आप बच्चे की तरह हरकत कर रहे थे, अब आपकी हरकत सही होते जा रही है, यानी आपके अंदर दिमाग आया कि नहीं आया, आप सही तरीके से उस चीज को कर रहे हो, है ना। तो भैया यहाँ पे इसका मतलब क्या, आपका मानसिक ठीक हो रहा है, यानी ये मानसिक सूचक का विकास हो रहा है, ठीक है। और तर्क के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तर्क यानी सोच समझ कर एकदम, मतलब जो होता है तर्क के आधार पर आप किसी भी चीज का निर्णय लेने का प्रवृत्ति जो होता है किशोरावस्था में शुरू हो जाता है। और इसके बाद इस अवस्था में सीखने की अधिक क्षमता होती है। कोई भी चीज सीखने की लालसा जो होती है ना, आपके किशोरावस्था में होती है। किसी भी चीज को आप फिल्म देखिए, गुंडे का रोल आ रहा है, देख लिया आपने, तो गुंडे की तरह एक्टिंग करना शुरू कर दोगे। हीरो का रोल आया, हीरो की तरह एक्टिंग शुरू कर दोगे। लड़कियां फिल्म देख रही हैं, फिल्म में हीरोइन को देखिए, हीरोइन की तरह शर्माना शुरू कर देती है। मतलब इसके अंदर जो है ना सीखने का, अब मान लीजिए कोई लड़की पढ़ने में तेज है, टीवी पे देखा उसने पढ़ लिख के, भैया माँ बाप गरीब थे, लड़की ने पढ़ लिख के आईएएस कंप्लीट कर लिया, या लड़के ने आईएएस कंप्लीट कर लिया, माँ बाप का नाम रोशन किया, तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज को जल्दी सीखते हैं। गलत चीज को भी उतना ही जल्दी सीखते हैं और सही चीज को भी उतना ही जल्दी सीखते हैं। उनके अंदर ये चीज, मतलब इस अवस्था में मानसिक सोच का जबरदस्त डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चलिए तो समझ गया, इसमें सीखने की क्षमता अधिक होती है। कोई भी चीज चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, सीखते जबरदस्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। अब आपका आगे अगला पॉइंट, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, लड़कों में मूछ दाढ़ी एवं लड़कियों में, लड़कों में क्या देखने के लिए मिलता है, मूछ दाढ़ी। ये आपका 100% है। जब किशोरावस्था में कोई भी लड़का कदम रख देता है, यानी पहुंच जाता है, तो आपको दाढ़ी मूछ दिखना शुरू हो जाता है। और लड़कियों में क्या होता है, स्तन दिखाई देने लग जाते हैं, जो उनके ब्रेस्ट है या छाती कहिए, या आप क्या कहते हैं भाई यहाँ पे स्तन कहिए, ठीक है, वो दिखाई देने लग जाते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरियों की कांख, सीना तथा नाभि के नीचे एवं जांघ के ऊपर के क्षेत्र में बाल निकलना लग जाता है ना। और किशोरावस्था के ये सब जो क्रिया हो रही है, ये किशोरावस्था के विशेष लक्षण है। यही आपको बताते हैं कि भैया आप किशोरावस्था में आ चुके हैं, ठीक है, ये सब लक्षण के कारण। और इन लक्षणों को ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। और यही सब जो आपके लक्षण है, यानी लड़कों का दाढ़ी मूछ निकलना, लड़कियों का स्तन दिखाई देना, है ना, उसके बाद कांख, सीना, नाभि के बाल आना, ये सब क्या आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ये सब क्या आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ठीक है। और इन लक्षणों के आधार पर लड़का तथा लड़कियों में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। यानी भैया ये जो अंतर जब आप देखना शुरू कर देंगे तो आपको सुस्पष्ट दिख जाएगा कि भैया वो लड़का है और ये क्या है, लड़की है। लड़कियों का बाल अधिक बड़ा होता है, लंबा होता है, लड़कों का कम होता है ना। बहुत सारा अंतर है जो आपको किशोर अवस्था में देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
उसके बाद आगे बात करते हैं, इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर के अंदर विभिन्न स्थानों पर अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। भैया एक चीज समझ लीजिए, आपका सब चीज, मान लीजिए दाढ़ी अब क्या इतना सा बड़ा है, क्या कभी बाल के इतना दाढ़ी बढ़ जाएगा? बढ़ता है, पर नॉर्मली से बढ़ता है। जिस तरह से बाल बढ़ रहा है उस तरह से आपकी दाढ़ी नहीं बढ़ेगी। अब बताइए सीने का बाल क्या इतना बड़ा हो जाएगा, भालू इतना बड़ा, या बाल जितना हम लोग का बाल होता है उतना बड़ा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ये टोटल क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए शरीर के अंदर ग्रंथियां होती है, ठीक है, जो आपकी क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ठीक है। और इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, जो हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है। ये हार्मोन क्या होता है, ये हार्मोन हमारे शरीर को हर तरीके से नियंत्रित करने का काम करता है। लड़कों में अलग होता है, लड़कियों में अलग होता है, ठीक है। जैसे किशोरावस्था में, ठीक है, किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। अब भैया लड़कों के अंदर क्या पाया जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण के, ठीक है, वृषण द्वारा का स्राव प्रारंभ हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वृषण के द्वारा क्या होता है, स्राव होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ तथा दाढ़ी निकलने लग जाती है। भैया आप अगर लड़के हैं तो आपसे अगर पूछ दे कि आपके अंदर कौन सा हार्मोन है जिसके कारण आपका दाढ़ी मूछ हो रहा है, तो क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। लड़कों के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो लड़कों का हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। देखिए उसके बाद इसी तरह जो होता है अंडाशय से स्त्री हार्मोन। अब जो है अंडाशय से स्त्री का हार्मोन जो आपका क्या होता है, एस्ट्रोजन, इसका उत्पादन शुरू हो जाता है और जिससे लड़कियों के स्तन का विकास होने लग जाता है। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि लड़कों में दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाता है, तो किसके कारण आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आता है। ठीक उसी तरह लड़कियों में जो स्तन के ऊपर उभार आना शुरू हो जाता है, यानी स्तन जो आप लोग को दिखाई देना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट जो होता है लड़की का, उसके पीछे का भैया सिस्टम कौन शुरू करता है, आपका एस्ट्रोजन। यानी लड़कियों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, जिससे भैया क्या परिलक्षित होता है कि लड़कियों का स्तन दिखाई देने शुरू हो जाता है, स्तन में उभार आना शुरू हो जाता है। और लड़कों के अंदर मूछ दाढ़ी आना भैया टेस्टोस्टेरोन, और लड़कों के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे है मानव में जनन अवधि, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जब किशोरों के वृषण नर युग्मक, ठीक है, अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक जो होता है अर्थात अंडाणु, ये जब उत्पन्न करने लगते हैं तो वह प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। जब भैया शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो गया और अंडाणु का निर्माण वो लोग करना शुरू कर दिए, इसका मतलब समझ जाइए कि भैया प्रजनन के योग्य वो लोग हो चुके हैं, ठीक है। स्त्रियों में जनन अवधि 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ, ठीक है। देखिए स्त्रियों में जो जनन अवधि है, यानी उनकी जो भी जनन अवधि शुरू हो जाती है वो कब, 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है और कब तक चलती है, 45 से 50 वर्ष तक आयु तक रहती है। यानी स्त्रियों की अगर बात करें या किशोरियों की बात करें या लड़कियों की बात करें तो 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है और ये चीज आपका 45 से 50 वर्ष तक रहता है, ठीक है। पुरुषों में जो शुक्राणु उत्पादन की क्षमता होती है स्त्रियों की अपेक्षा 5 से 7 वर्ष क्या होती है, अधिक होती है भैया पुरुषों में। अब देखिए पुरुष में कब से शुरू होता है, 11 या 12 साल से उसको उन लोगों के अंदर शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जबकि स्त्रियों में जो अंडाणु का निर्माण होना शुरू होता है 10 से 12 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। और पुरुषों में भैया 11 से 12 वर्ष की आयु के लगभग में शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो स्त्रियां हैं इनका जो ये अवधि चलता है, ये जो सिस्टम चलता है अंडाणु का, ये 45 से 50 वर्ष तक चलता है, ठीक है। और जो पुरुष है वो इनकी अपेक्षा 5 से 7 वर्ष अधिक, 5 से 7 वर्ष क्या होता है, अधिक तक इनके अंदर ये क्षमता रहती है, किसकी, शुक्राणु बनाने की, ठीक है। और 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। भैया यहाँ पे 28 से 30 यानी एक महीना में, ठीक है, 28 से 30 दिन में आप देखिएगा कि अंडाशय से सिर्फ एक अंडाणु निकलता है और इस समय गर्भाशय की दीवार जो होती है मोटी हो जाती है ताकि निषेचित अंडाणु को ग्रहण कर सके। वो जो निषेचित अंडाणु है उसको क्या कर सके, ग्रहण कर सके, अर्थात गर्भधारण हो सके। क्या हो सके, गर्भधारण हो सके। इसके बारे में भी डिटेल आगे देखेंगे, ठीक है, या तो इसी क्लास में होगा, अभी आपका आयत जा रहा है, ठीक है।
नहीं तो अगले क्लास में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब यदि अंडाणु निषेचित ना हो तब क्या होगा? भैया यहाँ तो अंडाणु निषेचित हो गया, अब अंडाणु निषेचित ना हो तब क्या होगा? तो देखिए इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटी स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है। यानी उनके अंदर जो अंडाणु है वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्भाशय के अंदर टूटना शुरू हो जाता है और जिससे रक्त का स्राव होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यानी ब्लड का यानी रक्त का स्राव होने लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं या रजोधर्म कहते हैं। यही जो आपका ब्लड का स्राव है ना, ये जो ब्लड का आपका स्राव है यानी खून जो निकलता है, इसी को ऋतुस्राव कहते हैं या रजोधर्म कहते हैं। और ये जो रक्त का स्राव है 5 दिनों तक होता है, 4 से 5 दिनों तक ये आपका ऋतुस्राव यानी रजोधर्म यानी रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। और मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र, ये जो इस प्रकार का क्या आपका रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों चीज हो रहा है, क्योंकि निषेचित नहीं हुआ तो भैया क्या होगा आपको पता चल गया, रक्त के माध्यम से टूटना शुरू हो जाएगा, है ना, रुधिर वाहिकाओं सहित तो टूटना शुरू हो जाएगा और टूटने के बाद क्या होगा ये भी आप लोग जान चुके हैं, है ना। तो ये चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल तक चलता रहता है, हर 28 से 30 दिनों के बीच में ये आता रहता है और इसीलिए इसे ऋतुस्राव चक्र, ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मानसिक चक्र कहिए एक तरह से, ये भी इसको कहा जाता है। संक्षेप में एमसी कहते हैं, क्या कहते हैं, एमसी कहते हैं। और यह चक्र स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष आयु तक चलता रहता है। 11 से 12 वर्ष की आयु से शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष आयु तक ये क्या होता है आपका ऋतुस्राव चलते रहता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होता है, इसे रजोदर्शन कहते हैं। जो पहला ऋतुस्राव चक्र होता है ये आपका किशोरावस्था में होता है, जिसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ना भैया, पहला जो ऋतुस्राव हुआ स्त्रियों का या लड़की का उसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए ये जो आपका था उसके बाद 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते यह जो चक्र होता है ये क्या हो जाता है, रुक जाता है और जिसे क्या कहते हैं, रजोनी वृत्ति कहते हैं। ये जो रुक गया तो भैया क्या हो गया, रजोनी वृत्ति। जब ये शुरू हुआ तो रजोदर्शन, है ना भैया, दर्शन दे दिया, अब क्या हो गया, वृत्ति हो गया, खत्म, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो अनियमित रूप से चलता है, परंतु फिर धीरे धीरे ये सामान्य हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रजनन एवं स्वास्थ्य, ठीक है। प्रजनन एवं स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम और तथा व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। भैया अगर आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ का मतलब क्या है, आपका पोषण संतुलित होना चाहिए, व्यायाम थोड़ा बहुत होना चाहिए और साफ सफाई की आवश्यकता है, तो आप भैया स्वास्थ्य में जा सकते हैं, ठीक है। और किशोरावस्था में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि और विकास करता है ना, और संवेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। बढ़ जाने से शरीर में क्या होती है, गंध आने लग जाती है। जखने संवेद, है ना, संवेद और तेल ग्रंथि की क्रियाशील बढ़ेगी तो शरीर के अंदर से गंध आना शुरू हो जाता है। स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए। जब आप स्नान करते हैं आप देखिएगा बचपन में आप लोग का देह उतना नहीं महकेगा, पर किशोरावस्था में जब आप शुरू होते हैं 11, 12, 13 साल की एज में, तो आप देखिएगा आपका शरीर ना खुद ब खुद बदबू अजीब सा स्मेल आना शुरू होता है। यानी भैया संवेद और तेल ग्रंथियों का विकास होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हर अंगों की सफाई आप लोग को अच्छी तरह से करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा रहता है। अगर आप अच्छे से साफ सफाई नहीं करते तो जीवाणु और कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और उसके बाद लड़कियों के लिए ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। जब ऋतुस्राव होता है उस समय ध्यान रखें, किशोरियों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। शराब को अवशोषित करने के लिए, जो शराब है उसको अवशोषित करने के लिए कीटाणु रहित मुलायम, कीटाणु रहित साफ सुथरा मुलायम सूती कपड़ा जो अच्छी तरह क्या हो, सूखा हो, या अच्छे गुणवत्ता वाला पैड या सूती कपड़ा का इस्तेमाल कीजिए जो अच्छी तरह से साफ सुथरा हो, या अच्छे गुणवत्ता वाला पैड प्रयोग में लाना चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा कम रहता है, ठीक है। तो ये लड़कियों के लिए था। आगे बात करते हैं विवाह। विवाह के लिए देखिए आयु निर्धारित है, ठीक है।
ठीक है। तो विवाह के लिए जो आयु होती है वो क्या निर्धारित है। जैसे लड़कियों की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 18 वर्ष, तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष 21 वर्ष, ठीक है। उसके बाद उनका विवाह होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कानून बनाकर निर्धारित कर दिया गया है, ये जो कानून है आपका, लड़कियों का विवाह होना चाहिए 18 वर्ष या 18 वर्ष के बाद, और लड़कों का 21 वर्ष या 21 वर्ष के बाद। ये कानून बनकर निर्धारित हो चुका है, ठीक है। और इसका पालन ना करना कानूनन क्या है, जुर्म है, और जो इसका पालन नहीं करता है उसको सजा का क्या है भैया, प्रावधान है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वस्थ रहने के लिए भोजन में। अब देखिए स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार चाहिए। संतुलित आहार के लिए आपको उसमें क्या होना चाहिए भोजन में, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज की पर्याप्त मात्रा होना क्या है बाबू, आवश्यक है। ये 5 तत्व हैं जो भोजन के साथ अगर आपके शरीर में जाते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये सब आपके भोजन में होना अति आवश्यक है। उसके बाद दूध अपने आप में संतुलित आहार है। एक आपका दूध है जो अपने आप में संतुलित आहार है, इसमें सब चीज की मात्रा आपको पर्याप्त मिल जाती है। अब शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। भैया शिशु के लिए जो है माँ का दूध क्या है, सर्वोत्तम आहार है, ठीक है। तो शिशु के लिए माँ का दूध जो है सर्वोत्तम आहार है, ठीक है। तो जन्म के बाद माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह गाढ़ा होता है और पीला होता है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो इसलिए माँ का दूध शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पर आजकल जो है भैया डिब्बे पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। शिशु के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है और उसका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसमें क्या भैया, गाढ़ा होता है, पीला होता है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला आप लोग का है किशोरावस्था में शारीरिक और सांवेगिक विकास, ठीक है। इस अवस्था में अब क्या होता है, आपका शारीरिक और सांवेगिक दोनों विकास होता है। अब कैसे होता है उसको समझिएगा। तो किशोरावस्था में शारीरिक एवं सांवेगिक विकास के समय कुछ लोग कुछ ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं जिसका परिणाम अत्यंत घातक और जानलेवा होता है। जैसे मान लीजिए ये जो आपका उम्र होता है, इसी उम्र में बहुत बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। बिगड़ते कैसे भैया, कोई धूम्रपान का लत लगा लेता है, कोई दारू का, नशे का, मतलब ज्यादातर देखा गया है किशोरावस्था में नशे की लत बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन इनमें सबसे घातक होता है, ठीक है। और भारत में उपलब्ध आंकड़े के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में 50 लाख बच्चे 15 साल की उम्र से ही तंबाकू के आदी हो जाते हैं। 50, देख रहे हैं यहाँ पे 50 लाख बच्चे जो है 15 साल होते होते वो क्या होता है, तंबाकू के आदी हो जाते हैं। और प्रतिदिन 55,000 बच्चे तंबाकू का उपयोग प्रतिदिन 55,000 बच्चे तंबाकू का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तंबाकू के कारण भारत विश्व का मुंह के कैंसर का राजधानी कहा जाता है। अगर सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर देखा जाता है तो हमारे भारत में कहा जाता है, जिसका कारण है तंबाकू, है ना। और बिहार खैनी खपत का अथाह समुद्र है। अगर सबसे ज्यादा खैनी खपत होता होगा तो हमारे बिहार में, है ना, अथाह समुद्र है इसका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसी चीज के कारण अब देखिए इसमें क्या भैया, बहुत सारा सरकार इसमें पैसा भी खर्च कर रहा है कि भाई लोगों का जान बच सके। अब कितना खर्च करेगा, जितना उसके पास क्षमता होगी उतना ही नहीं करेगा, उस क्षमता से ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा होने के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या मनुष्य हैं, ठीक है, वयस्क भी हैं, जो कि दम घुट के मर जाते हैं। सीधा समझिए, यानी बच नहीं पाते। किसके कारण? पैसे की स्थिति के कारण। इलाज ठीक से होता नहीं है उनका, तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी को देखते हुए एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थे, कौन? डॉक्टर अमर्त्य ने। डॉक्टर अमर्त्य ने कहा कि वह पूर्ण रूप से इस मत के समर्थक हैं कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए तंबाकू नियंत्रण एक सराहनीय उपाय है। तंबाकू पर नियंत्रण करना क्या है, एक सराहनीय उपाय है। अगर इस पर नियंत्रण हो जाए तो भारत बहुत ज्यादा विकास करेगा। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो भैया अर्थशास्त्री जानेगा, है ना। चलिए अब देखिए तंबाकू के दुष्प्रभाव। आप ये चीज देख लिए, तंबाकू, हर चीज में तंबाकू ही तंबाकू है। आपके शिखर में गुटखा हो गया, पान हो गया,
और आपका सिगरेट हो गया, तंबाकू तो खुद है ही, हर चीज में इसका सेवन है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा तंबाकू का प्रभाव जो होता है मुंह से लेकर फेफड़ों के साथ इसका बुरा प्रभाव होता है, और साथ ही साथ दिमाग, आंख, हड्डी, पेट, खाने की नली, मूत्राशय और शरीर के अन्य अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो रोग होता है, ब्रेन हेमरेज, फेफड़े की गंभीर बीमारी, दिल का दौरा, उक्त रक्तचाप, ऑस्टियोपोरोसिस है ना, ओपोरोसिस, हड्डियों का अत्यंत कमजोर हो जाना, ये हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है आपका, एवं अनेकों बीमारी का मुख्य कारण क्या है, तंबाकू का सेवन है। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला इत्यादि का बिहार में इतना ज्यादा खपत है कि मुंह और गले का सर्वाधिक कैंसर बिहार में ही होता है। यानी देख लीजिए भैया, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, खैनी, बीड़ी, इस सब का इतना ना ज्यादा खपत है हम लोग के बिहार में कि भैया भारत में अगर देखा जाए, ठीक है, मुंह और गले में सर्वाधिक कैंसर भैया बिहार में ही है। उसका कारण यही सब है। ठीक है, चलिए आगे और थोड़ा सा है उसको देख लेते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा किशोर ही जानकारी नहीं होने के कारण, किशोर को जानकारी यानी छोटे उम्र के बच्चों को जानकारी नहीं होने के कारण कौतूहलवश तंबाकू के चुंगल में फंसकर अपनी जिंदगी क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और उन्हें लगता है कि पुड़िया फाड़ कर मुंह में डालना क्या है, शान की बात है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि ऐसा करना पुरुष और स्त्री दोनों को नपुंसकता की ओर ले जाता है। दोनों को क्या करता है, नपुंसकता की ओर ले जाता है, पुड़िया फाड़ के मुंह में डालना। ठीक है, आगे बात करते हैं कैंसर के मुख्य लक्षण। ठीक है, यानी अगर किसी को कैंसर है तो उसके लक्षण, यानी उसे कैसे पता करेंगे, हाँ भाई ये कैंसर के नजदीक है या इसको उस चीज से पीड़ित है, उस चीज से पीड़ित है। तो देखिए, पेट, आंत एवं मूत्राशय से संबंधित समस्या आना। ठीक है, घाव का आसानी से ना भर पाना, घाव हो गया भाई, दवाई लगा रहे नहीं छूट रहा है, खून नहीं रुक रहा है ना, यानी आसानी से नहीं भर पा रहा है। और मुंह में उजला दाग होना, मुंह के अंदर उजला सफेद दाग हो जाना। स्त्रियों की योनि से स्त्री की जो योनि होती है उससे असाधारण रक्तस्राव, यानी ज्यादा खून बहना या श्वेत स्राव होना, यानी सफेद रंग का स्राव होना। ठीक है, और स्तन में गांठ, यानी जो स्तन होता है वहां पे गांठ बन जाना, या शरीर के किसी भी भाग में क्या हो जाना, गांठ या गिल्टी की शिकायत होना, ये भी आपका क्या है, कैंसर का प्रमाण है। मस्सा या तिल में आकस्मिक परिवर्तन, आपके शरीर में या मस्सा है या तिल है उसमें परिवर्तन हो रहा है तो भी आपको कैंसर की शिकायत है। आवाज में परिवर्तन होना और अधिक दिनों तक खांसी रहना, ये सभी जो लक्षण है आपके, किसके लक्षण है बाबू, कैंसर के लक्षण है। किसके लक्षण हो जाते हैं, कैंसर के हो जाते हैं। आगे बात करते हैं मुंह में कैंसर होने के मुख्य लक्षण कौन से हैं। तो अब देखिए, ये तो कैंसर का प्रमाण हो गया, अब मुंह में कैंसर होने के मुख्य लक्षण क्या है। तो देखिए, सबसे पहला अगर बीमारी होता है आपका ल्यूकोप्लाकिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये मुंह में उजले रंग का छाला पड़ना शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर क्या होता है, उजले रंग का छाला पड़ना शुरू हो जाता है। ये भी तंबाकू के सेवन के कारण ही होता है, ल्यूकोप्लाकिया, यानी मुंह में भैया आप कह सकते हैं उजले रंग का छाला होना, तो आपको हो गया ल्यूकोप्लाकिया, जो कि मुंह के कैंसर का लक्षण है। दूसरा है आपका इरिथ्रोप्लाकिया, ये मुंह में कैसा रंग का छाला पड़ता है, लाल रंग का छाला पड़ता है। ठीक है, ये भी तंबाकू से होने वाला है। अब देखिए, ये जो आपका ल्यूकोप्लाकिया है, ये कैंसर में इसका 6% है कि भैया कैंसर आपके मुंह में होने की संभावना है। और ये जो एरिथ्रोप्लाकिया आपका, ये कितने परसेंट पे आपका हो जाता है बाबू, 15 से 20% के अंतराल में कैंसर होने की संभावना पे ये आ जाता है। उसके बाद है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये आपका सबसे जबरदस्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मुंह नहीं खुलता है, यानी खाने पीने के लिए जो होता है, मुंह जो होता है जो खुलता है, वो खुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये अगर आप ये शिकायत अगर हो रहा है, इसका मतलब भैया वो कैंसर के बहुत नजदीक पहुंच चुका है, यानी उसको बड़ा भयंकर कैंसर का शिकायत है। ठीक है, अतः देखिए आपकी किताब में एक पॉइंट छोटा सा लिखा है, थोड़ा सा देख लीजिए। अतः आपसे अपेक्षा है कि तंबाकू जैसे मीठे जहर का सेवन कभी नहीं करेंगे, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर पूरा खत्म हो गया, ये आपका किशोरावस्था की ओर। तो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।